हम लोग डिस्कस करते हैं अब प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट को हमें डिस्कस करना है, और इस प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन की जो कंडीशन है, जो अपन को दिया हुआ ये कंडीशन होती है, उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग और नाम से जानते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस या एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस आएगा, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। और समथिंग एक आपको और नाम करके आता है एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, कंपाउंड स्ट्रेसेस, ठीक है, या कंपाउंड स्ट्रेस कंडीशन। सो ये चार नाम याद रख के रखना, ठीक है। चाहे वो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करके टॉपिक का नाम दे, या आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन करके नाम दे, या आपको कंपाउंड स्ट्रेसेस के नाम से करके दे, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के नाम से दे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो आपका तीनों चारों कंडीशन जो भी अपन ने नाम बताया वो ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपन के पास सिलेबस में क्या क्या है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस है आपका, तो यहां पर सबसे पहले उसने सिलेबस में नाम दिया स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन्स। क्या मतलब होता है ये इंक्लाइंड प्लेन्स क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और करेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट सब्जेक्टेड टू द डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस एंड देयर कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन अगर आपका क्या हो, तो यहां पर सबसे पहले दो स्ट्रेसेस का नाम दिया, एक डायरेक्ट स्ट्रेस दिया और एक आपको नाम दिया डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। ये शियर स्ट्रेसेस क्या होती है, स्ट्रेसेस डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, तो ठीक है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है मोहर सर्कल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोहर सर्कल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, ठीक है, फॉर द अबव केसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन की हमें जो एनालिसिस करनी है ऊपर वाले केस के लिए, डायरेक्ट स्ट्रेस आपका ऐड कर रहा है, शियर स्ट्रेस कर रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसके केसेस में हमें एनालिसिस कैसे करना है, इंक्लाइंड प्लेन पर आपके कितने स्ट्रेस आएंगे, कितना अमाउंट का स्ट्रेन आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या होती है, ये सारी की स्टडी हमें करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग सारे डेटा को प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सारे डेटा को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस टॉपिक का ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दूं कि हम लोग को जरूरत क्या पड़ी स्ट्रेस और स्ट्रेन, कॉम्प्लेक्स या प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ने की, जब हम लोग जानते हैं कि सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत पड़ी, क्या ऐसा डेटा था, क्या ऐसा कंडीशन था कि हमें ये पढ़ने की जरूरत पड़ गई। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि पहले हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर लें। ब्रॉड एक हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज द डायरेक्ट स्ट्रेस, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलते हैं, क्यों शियर स्ट्रेस बोलते हैं, क्या होता प्लेन कंडीशन, ठीक है, क्या होता प्रिंसिपल प्लेन, क्या होता प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है। तो उसके बारे में अपन सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस की देखिए यहां पर, तो स्ट्रेस की जब भी डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि द इंटरनल पैरामीटर या दिस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, यानी स्ट्रेसेस पैरामीटर इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो स्ट्रेस एक पैरामीटर ऐसा जो कि इंटरनली प्रॉपर्टी होती है, एक्सटर्नली से कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। तो स्ट्रेस का अपन एक डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, कि द इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। देखिए ये अपन को नोट में नहीं मिलेगा क्योंकि ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं सिंपल स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेन अपन पढ़ चुके हैं। तो समझाने के लिए हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल against the deformation, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये लाइन लिखा, इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो यहां पर हमने लिखा द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या बोला इसने, द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अपन को इतना समझ में आता है, इंटरनल मतलब आंतरिक, मतलब अंदर का पोर्शन, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जो प्रतिरोध पैदा करे, रेजिस्ट करे एक दूसरे को। जैसे मान लो कि आपने ऐसा कोई बंदा जा रहा था, ऐसे मान लो ऐसा कोई बंदा जा रहा था, आपने उसको धक्का दे दिया,
या कोई बंदा आपसे ऐसे आ रहा था, वो देखा नहीं, आपसे टकराने आ रहा था, आपने उसको रजिस्ट कर दिया यानी रोक लिया, ठीक है। यानी जो भी एक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है, ऑफर्ड बाय द मटेरियल, जिस मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं या जिस मटेरियल में हम लोग स्ट्रेसेस पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, बाय द मटेरियल अगेंस्ट। अब ये किसके अगेंस्ट डेवलप होगा, किसके अगेंस्ट? ऐसा तो है नहीं कि आप जब भी कोई भी बॉडी ऐसे रखा ऐसे ही वो इंटरनली रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, ऐसे तो करेगा ही नहीं। तो इसने क्या बोला, बाय द मटेरियल ऑफर कौन कर रहा है, मटेरियल ऑफर कर रहा है किसके अगेंस्ट, ये डिफॉर्मेशन। ये चाहेगा कि डिफॉर्मेशन ना हो, क्या चाहेगा, डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। अब इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए ये इंटरनली रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है, मटेरियल दे रहा है। कौन सा मटेरियल, जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। तो इसने बोला अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन कैसे आएगा, अब डिफॉर्मेशन कैसे आएगा, जब तक आप एक्सटर्नली फिनोमिना करोगे नहीं, ऐसे तो डिफॉर्मेशन आ नहीं जाएगा। अपन फ्लूइड की तो बात नहीं कर रहे हैं, फ्लूइड मतलब पानी, वाटर, ठीक है, या लिक्विड। अपन तो ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि वाटर को अगर हम रखे तो वाटर क्या करना चाहेगा, फैलना चाहेगा। तो फैलना चाहेगा, उस पर आप विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्शन वो फैलेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो होने की, इसलिए अपन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच हैव द टेंडेंसी ऑफ फ्लो। ऐसा मटेरियल जिसकी टेंडेंसी ऑफ की फ्लो होने की टेंडेंसी रखती हो, ठीक है, विदाउट एनी एक्शन। आप कोई भी एक्सटर्नल एक्शन ना करो, बस उसको जमीन पर रख दो, ठीक है, तो वो फ्लो करेगा हमेशा, ठीक है, तो उसको अपन फ्लूइड बोलेंगे। अब वो फ्लूइड में कैसे करेगा, कौन से स्ट्रेसेस आएंगे, किसके अंडर एक्शन करेगा, ठीक है, तो वो अब बात की बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड तो अपने आप तो मूव करेगा ही नहीं करेगा, या बॉडी में इलॉन्गेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है किसके अगेंस्ट, द डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन आया कहां से, ठीक है, किसकी वजह से डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन आएगा यानी उसमें आपका डिफॉर्मेशन आएगी बॉडी में, तभी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगी। और वो ऑफर कौन करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, मटेरियल, क्योंकि मटेरियल के पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वही पार्टिकल एक दूसरे को इंटरनली रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। अब आया किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड ऑन द मटेरियल, on the material is termed as stress। अब देखो बहुत बढ़िया, ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है, किसकी वजह से डिफॉर्मेशन आएगा, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड। और किस पर लगाओगे ये लोड, जिस मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक और हम लोग देखें तो ये जो अपन ने डिफॉर्मेशन देखा, ठीक है, यहां पर डिफॉर्मेशन दो टेंडेंसी होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से हम लोग स्ट्रेस पर आएंगे। तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन होती है ना दोस्त, डिफॉर्मेशन आपकी दो टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये जो डिफॉर्मेशन होता है डिपेंड करता है कैसे, एक्सटर्नल लोडिंग पे, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है, तो ये बॉडी की जो डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो ऐसी टेंडेंसी जो शेप ही चेंज कर दे, ध्यान से सुनना, ऐसी टेंडेंसी जो शेप ऑफ बॉडी चेंज कर दे, और एक ऐसी टेंडेंसी जो बॉडी की केवल डायमेंशन चेंज कर दे, ठीक है। तो यहां पर दो वर्ड हमने लिखा, टेंडेंसी टू चेंज द डायमेंशन ऑफ बॉडी, डायमेंशन ऑफ बॉडी या मटेरियल, जो भी अपन ने बॉडी कंसीडर कर रखा है, चाहे अपन बॉडी बात करें, चाहे मटेरियल बात करें, चाहे मेंबर बात करें, सब कुछ सेम है। इज दैट क्लियर? चाहे हम लोग बॉडी की बात करें, चाहे हम लोग मटेरियल की बात करें, चाहे हम लोग मेंबर की बात करें, तो बस आपका इतना होना चाहिए, जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसी की मटेरियल या मेंबर या उसी हम लोग बॉडी की कंसीडरेशन
करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, टेंडेंसी टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस या ऐसे मटेरियल जिस पर आपकी जो डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्मेशन किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड की वजह से, अगर हमारे केवल डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चाहे डायमेंशन में आप चाहे लेंथ चेंज हो रही, चाहे विड्थ चेंज हो रही, चाहे हाइट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे द टेंडेंसी टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ऐसे जो आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें आपकी शेप ही चेंज हो जाए, मान लिया आपने लिया स्क्वायर, बाद में बना दिया उसने डायमंड, डायमंड मतलब कि जिसकी डायमेंशन चेंज हो, बस आप डायगोनली प्लेस कर दो। जैसे ये मान लो कि आपने स्क्वायर ले लिया और ये बाद में ये कुछ ऐसा चेंज हो जाए, ये आपका डायमंड हो जाएगा। देखो पहले डायगोनली आपका ऐसा था, ये 45 पर, अब देखो डायगोनली आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया, तो इसको अपन डायमंड बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, 2 डायमेंशनल में। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टेंडेंसी यानी इसकी वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेसेस बोलते हैं, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस चेंज होता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए, तो डायरेक्ट स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का अपन को समझ में आया, क्या आया अपन को समझ में आया कि डायरेक्ट स्ट्रेस और हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये अपन को क्लियर हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन दैट हैव द टेंडेंसी टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। यानी डायरेक्ट स्ट्रेसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें आपकी बॉडी की जो डायमेंशन है वो चेंज हो रही है, उसको क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। और ऐसा ही इंटरनली रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करेगा और वहां पर रेजिस्ट करेगा जहां पर आपकी शेप ऑफ बॉडी ही चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर भी आपके स्ट्रेसेस का क्लासिफिकेशन होता है, एक स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन होता है यहां पर। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, और एक आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है। क्या होता है दोस्त, बेंडिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है एक आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, या डायरेक्ट हम लोग इसको शियर स्ट्रेस बोलेंगे, और एक होता है आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। क्या होता है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। क्या होता है आपका, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। देखो दोस्त, ये अभी हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, अभी अपने टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले हमें ये तो पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, कि डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, या टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। अरे कौन से स्ट्रेस की बात करेंगे अपन, और ये होता क्या है, डेवलप कैसे होता बॉडी में, ये तो देख ले पहले। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन का बेसिक। अगर ये एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपके माइंड में ये नहीं कभी आएगा कि अपन को ये कंसीडर करना है कि ये कंसीडर करना है, ये कौन सा कंसीडर करना है इसमें। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस का, पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस का। तो जो हमारा ये डायरेक्ट स्ट्रेस होता है उसके दो नेचर होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। दो नेचर होता कौन कौन सा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि ये बॉडी हमने कोई कंसीडर किया, ये कोई बॉडी कंसीडर किया। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल में डायमेंशन आपकी L था, इसकी ओरिजिनल में डायमेंशन आपका कितना था, L था। अपन ने क्या किया, यहां पर इसको लोड लगाया P से, यहां पर अपन लोड लगाया P से, और इसी को यानी जो ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा इस बॉडी का, ये जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा 3D जब आप देखोगे,
ठीक है, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होगा, यहां से ये 90 डिग्री पर है, उसी प्लेन को हमें लेना, यानी इस एरिया को लेना है। सैडेड में बना दे रहा हूं, ठीक है, इस सैडेड पोर्शन को लेना है। तो यहां पर इसको P डिवाइडेड बाई A कर दोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा। और ये A क्या है, किसका एरिया है, ये इसका एरिया सैडेड पोर्शन का, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग देखें दोस्त तो ये भी अपन का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और इसी एरिया को अपन को क्या करना है, कंसीडर करके चलना है, ठीक है। इसी एरिया को अपन क्या करना है, कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया, और इसी एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसा है, इसको मैं मिला दे रहा हूं, ये चीज हो गया ऐसा, ठीक है। तो अपन को पता चला सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहां पर अपन को 3 डायमेंशन दिख रही है, एक एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, एक वाई डायरेक्शन दिखेगा और एक जेड डायरेक्शन दिखेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल बॉडी या 3 डायमेंशनल व्यू। तो ऐसी बॉडी जिसको आप सामने से देखो, अगर लेंथ और हाइट दिख रही है तो उसको 2 डायमेंशनल बोलेंगे, केवल 2 ही डायमेंशन। ऐसी बॉडी जिसका लेंथ भी दिख रहा है, विड्थ भी दिख रहा है, हाइट भी दिख रहा है, यानी तीनों डायमेंशन आपका दिख रहा है एक ही व्यू में, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं 3D व्यू। तो अपन ने क्या लिखा दोस्त, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, यानी यहां पर अपन को अगर देखोगे तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और अपन को ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल, क्या हो गया, 3 डायमेंशनल, क्योंकि हम लोग इसके तीनों डायमेंशन को देख रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसको लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू P बाई A। अब इसी को हम लोग और देखते हैं। देखो, जब ये बॉडी आपकी अपन ने कंसीडर किया तो ये ओरिजिनल में लेंथ L था। जब हमने इस डायरेक्शन में, इसको डायरेक्ट में सिग्मा लिख रहा हूं, सिग्मा लिखूंगा तो मतलब समझ लेना पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। यहां पर हमने लिखा सिग्मा, यानी हमने डायरेक्ट स्ट्रेस लगा दिया। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सर आपने बोला कि दिस इज द इंटरनल फिनोमेना, तो आपने एक्सटर्नली लगा दिया। तो दोस्त ये कहने का मतलब ये है कि अपन इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं, जितना इंटरनली डेवलप होगा उसके एक्सटर्नली के इक्वल होगा। तो यहां पर अपन लिख दे रहे हैं सिग्मा इंटरनली इज इक्वल टू सिग्मा एक्सटर्नली, और ये अपन को क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि जो ये बॉडी है वो हमारी प्रिज्मेटिक नेचर की है। प्रिज्मेटिक क्या होती है, ऐसी बॉडी जिसके लेंथ के अलोंग उसकी डायमेंशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आप देखोगे तो जितना एरिया यहां पर है उतना एरिया हर सेक्शन पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो हर जगह सिग्मा इक्वल टू P बाई A, सिग्मा इक्वल टू P बाई A, सिग्मा इक्वल टू P बाई A। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगा दिया, कि मतलब हमें ऐसा समझना है। अब देखो, ये बॉडी ऐसे थे, ओरिजिनल में डायमेंशन इसकी L थी, हमने बोला चलो ठीक है हम ऐसे लोड लगाएंगे, हमने इस लोड को ऐसे लगाना स्टार्ट किया, यानी ये हमारा इसका सरफेस था, बॉडी का लास्ट पॉइंट ये था, लास्ट पॉइंट ये था। हमने फोर्सेस ऐसे लगाया कि दोनों के ये जो आउटर सरफेस थे इससे दूर की तरफ दोनों की डायमेंशन हो रही। देखो इसका एरो अगर देखोगे तो ये दूर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, इसका एरो देखोगे तो ये इसको इस तरफ से, ठीक है, यानी ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। अगर खींचेगा तो इसकी बॉडी की डायमेंशन क्या हो जाएगी दोस्त, बढ़ जाएगी, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L। तो आपको ये सीखना है दोस्त, ये क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसी बॉडी जिसकी डायमेंशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब आप प्लस लिखोगे, ठीक है। तो जहां पर आपको प्लस नजर आए वहां पर इसको देना आप टेंसाइल नेचर। क्या बोलोगे आप, टेंसाइल नेचर। इसका मतलब ये जो स्ट्रेस है, इस सिग्मा को हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है टेंसाइल स्ट्रेस का। तो यहां से आप ऐसे पहचान सकते हो, जब हमें क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये शेप मिलेगा, हमारी फोर्सेस जो लगेंगी, स्ट्रेसेस जो लगेगा,
वो आउटर वर्ड डायरेक्शन है, मतलब इस प्लेन से दूर की तरफ आपकी डायरेक्शन लगेगा, इस प्लेन से कहां, दूर की तरफ डायरेक्शन लगेगा। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस, या ऐसे केसेस को अपन क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस। और टेंसाइल स्ट्रेसेस में बॉडी की जिस डायरेक्शन में अपन ने लोड लगाया या स्ट्रेस लगाया, उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी की डायमेंशन क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो टेंशन आएगा। क्लियर है, क्या होगा, टेंशन आएगा। ठीक है, तो बढ़ेगा यानी यहां पर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, खिंचाव होगा। तो जहां पर खिंचाव होगा, जहां पर एक्सटेंशन होगा, वहां पर आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी। क्या आएंगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस। दूसरी नेचर में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा बॉडी सिमिलर डायमेंशन में हो गया, सिमिलर हो गया। हमने क्या किया, ये बॉडी की आउटर सरफेस है, ये बॉडी की आउटर सरफेस है। अभी हम लोग एक ही प्लेन पर लोडिंग लगा रहे हैं। दूसरी बात हमने क्या किया, यहां पर लोडिंग ऐसा लगाया और लोडिंग हमने ऐसा लगाया। इसको भी अपन ने बोला सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एरिया। इसको भी अपन ने लिखा सिग्मा इज इक्वल टू दिस पी डिवाइडेड बाई एरिया। अब तो ठीक है। अब देखो, लोड लगाने के पहले बॉडी की डायमेंशन L थी, यानी बॉडी ये है। अब देखो, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस इसके जो क्रॉस सेक्शन है इसकी तरफ आ रहे हैं। क्या हो रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। अगर ये दोस्त तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, तो बॉडी की डायमेंशन पहले ये थी। जब आप लोड लगाओगे यानी इसको कंप्रेस करोगे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी जो इसका फाइनल डायमेंशन आएगा दोस्त, वो क्या होगा, ये आपका इतना हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी दोनों साइड से इसकी डायमेंशन क्या होगी, कम होगी। और एक डेटा में से अगर कम डेटा लिखना है तो ओरिजिनल डेटा में से आपको कुछ घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, L माइनस डेल्टा L। ठीक है, अब देखो दोस्त, यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम कहां पर होता है, बॉडी की डायमेंशन कब कम होगी, जब वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये नेचर आपका जो कैसा नेचर का हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रैक्शन। क्या हो गई, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर गई। क्या कर गई, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, सिकुड़ गई। इसका मतलब डायमेंशन क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे सेक्शन को जब आपकी ये बॉडी की डायमेंशन क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कम हो जाए, तो ऐसे नेचर में जो स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी पर, वो कंप्रेसिव नेचर होता है। कैसा दोस्त है ये, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये कैसा है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये दोनों केसेस हो गए आपके कंप्रेसिव स्ट्रेस के। क्या हो गया, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का हो गया। अब देखो, यहां पर अपन ने लिखा स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस, स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो यहां पर आपके डिफरेंट केसेस मिलेंगे। जैसे ये बॉडी ले लिया, ये केवल, ठीक है, और यहां पर हमने, अब देखो यहां पर जो स्ट्रेस पैरामीटर होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेस पैरामीटर, स्ट्रेसेस पैरामीटर्स, देखो ये बहुत बेसिक है दोस्त। ठीक है, अपन डायरेक्ट चाहते तो अपन डायरेक्ट पे आ जाते, लेकिन आपको जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा, जब तक आपको साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए सारे पॉइंट को बेसिक से समझ के चलो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सीख रहे हो, दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस केस। ठीक है, तो पहले सिंपल सिंपल सीख लो, उसके बाद अपन तो कॉम्प्लेक्स में आ ही जाएंगे। ठीक है, जब सिंपल समझ में आएगा तो कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, जब अपन छोटे बच्चे थे ना, तो पहले डायरेक्ट एप्पल नहीं सीखा था अपन ने, पहले ए सीखा था। उसके बाद जब हमने एक बार ए पढ़ा, 2 बार 4 बार रट लिया, तब उसके बाद APPLE इक्वल टू एप्पल पढ़ा। यही तो पढ़ते हो ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रेसेस को सीखो, उसके बाद तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस अपने आप आ जाएगा। इंडिविजुअल केसेस तो देखोगे ना, तो वही डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो स्ट्रेसेस पैरामीटर्स आर द बाई, अब देखो
यहां पर मैं जो वर्ड लिख रहा हूं इसको ध्यान देना, बाई टेंसर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है? अब ये क्या होता? बाई टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्सेस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, ये सब तो अपन ने पढ़ा था, लेकिन ये क्या बाई टेंसर क्वांटिटी क्या है? तो इसका लॉजिक सीखते हैं। अभी अपन को तभी लिखने को समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, ठीक है। चल, तो यहां पर अपन ने बोला स्ट्रेसेस पैरामीटर्स और द बाई टेंसर क्वांटिटी। अब देखो, यानी ऐसे पैरामीटर, स्ट्रेस इज अ पैरामीटर, ध्यान से सुनना, ऐसे पैरामीटर जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान से सुनना, ऐसे पैरामीटर जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बाई मतलब दो, बाई मतलब दो चीजों की जरूरत पड़े। जैसे अगर हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें वहां पर एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन बोल देते हैं फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस पैरामीटर ओनली रिक्वायर्ड द डायरेक्शन। फोर्सेस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल डायरेक्शन की जरूरत होती है और किसी की जरूरत नहीं होती। इतना तो क्लियर है। तो स्ट्रेसेस को हमने बाई क्यों लिखा? तो स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेसेस पैरामीटर, टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेसेस पैरामीटर्स required both plane and direction, so that's why these parameters are called बाई टेंसर क्वांटिटी। बाई टेंसर क्वांटिटी, दो चीज की जरूरत होती है, क्या क्या? प्लेन और डायरेक्शन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्ट्रेसेस को क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? प्लेन की और दूसरा डायरेक्शन की, ठीक है। फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स को रिक्वायरमेंट किसकी होती है? केवल डायरेक्शन की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? केवल डायरेक्शन की। इसलिए फोर्सेस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं यूनी ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। यूनी ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे वर्क की, वर्क बात करो या मास की बात करो, वर्क और मास में कोई नीड नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है। वर्क और मास में कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर नो नीड, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती इसकी रिप्रेजेंट की, ना डायरेक्शन की ना प्लेन की। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। दोस्त ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप स्ट्रेसेस जानते हो? हां जानते हैं। क्या होता है स्ट्रेसेस? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्यों डेवलप होता है? ताकि उसमें डिफॉर्मेशन ना हो सके। और डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? जब हम लोग एक्सटर्नल लोड लगाएंगे। इतना तो अपन को क्लियर है। फिर आपको पूछेगा क्या स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है? हां जरूरत होती है। क्या क्या जरूरत होती है? प्लेन और डायरेक्शन की। इसीलिए स्ट्रेसेस पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? बाई टेंसर क्वांटिटी। बाई मतलब दो चीज रिक्वायरमेंट होती है, किसकी? प्लेन की और डायरेक्शन की। क्लियर है? और अपन को फोर्सेस में केवल डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और वर्क या मास को अपन जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, ना तो प्लेन की जरूरत है ना तो डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं।
दैट क्लियर? इतना तो क्लियर है दोस्त। अब हम लोग पहुंचते हैं, देखो यहां पर तो नेचर तो समझ में आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों के केसेस में हमने डायरेक्ट सीखा। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमने क्या बनाया, एक बॉडी बनाया, ठीक है। अब देखो दोस्त यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपन का एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं और इसको वाई डायरेक्शन मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। अब देखो अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमें दो प्लेन दिखाई देगा, एक तो इधर का दिखाई देगा यानी मतलब ये साइड वाला, और एक ऊपर वाला दिखाई देगा। और जो ऊपर वाला होगा नीचे वाले के लिए माइनस कर दोगे, जो इधर के लिए पॉजिटिव लोगे इधर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हमें दो प्लेन दिख रहे हैं, यानी एक इस साइड वाला प्लेन दिख रहा है और एक इस साइड वाला प्लेन दिख रहा है। क्योंकि दो एक्सिस दिख रहे हैं तो अपन को दो प्लेन देखेंगे, तो अपन को इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल। तो देखो यहां पर तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं एक्स प्लेन, क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लेन। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, वाई प्लेन, ठीक है। तो दो डायरेक्शन दो प्लेन, ठीक है। तो अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, एक तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, यानी ये टेंसाइल लग रहा है अपन ने सीखा। दूसरा कैसे लिखोगे, ये तो अपन का स्ट्रेस हो गया, क्या हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। कौन से प्लेन पे लग रहा है दोस्त, एक्स प्लेन पर। तो अभी तो हमने केवल लिखा कौन सा, एक्स प्लेन, यानी यूनि ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी नहीं सही है। क्यों, क्योंकि इसको दो ऑर्डर चाहिए, यानी सेकंड ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए इसको, ठीक है। तो अपन जानते हैं ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग लिखेंगे, अगर मैं यहां लिख रहा हूं सिग्मा आई जे, ठीक है। तो पहला आई जो आई होगा वो प्लेन होगा और दूसरा जे क्या होगा, जैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई मतलब एक्स, जे इज इक्वल टू एक्स, तो आई जे हो गया, ठीक है। तो पहला हमने क्या ले लिया, प्लेन ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, डायरेक्शन ले लिया। तो जब भी ध्यान रखना दोस्त, स्ट्रेसेस पैरामीटर बनाएंगे तो हम लोग आई और जे दोनों को ध्यान रखेंगे कि ये आपका सिग्मा एक्स एक्स है या क्या है, ये सिग्मा वाई वाई है। तो देखो दोस्त ये तो लग गया, जितना आपका इधर होगा उतना ही आपका इधर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी होना चाहिए। दिस इज द सिग्मा एक्सेस, दिस इज ऑल्सो सिग्मा एक्सेस, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो जब हमने ये बनाया, जब हमने क्या किया, ये बनाया, ये कंसीडर किया कि इस डायरेक्शन में, तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेस लगेगा। तो कौन सा प्लेन है ये, वाई प्लेन है। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा, कौन सा प्लेन, वाई प्लेन, कौन सा डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। क्लियर है, यहां पर हमने क्या लिखा, कौन सा प्लेन, वाई प्लेन, कौन सा डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर हमने लिखा दिस इज द सिग्मा, जैसे ऊपर वैसे आपका नीचे, ठीक है। तो एक्स एक्स भी ये टेंसाइल है, ये भी आपका क्या है, टेंसाइल है, ठीक है। ये भी आपका, ये प्लेन था इससे दूर की तरफ जा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, टेंसाइल हो गया, ठीक है। तो यहां पर दोनों प्लेन पर टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहा है, ठीक है। दोनों प्लेन पर क्या लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। इतना तो क्लियर है, ठीक है दोस्त। बहुत बेसिक चल रहे हैं, बहुत बेसिक। अगर ये अपन नहीं सीखेंगे ना तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस समझाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए अपन बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लोडिंग लगा है वो केवल सेम लगा है, ठीक है। यानी सेम प्लेन सेम डायरेक्शन, सेम प्लेन सेम डायरेक्शन। फर्दर अगर हम लोग डिस्कस करें, सेम प्लेन सेम डायरेक्शन, पहला आपका प्लेन है, दूसरा आपका क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। सेम प्लेन सेम डायरेक्शन। तो ऐसे स्ट्रेसेस जो सेम प्लेन सेम डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल का भी नाम आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस प्लेन पर ये लगता है ये स्ट्रेसेस, उस प्लेन के 90 डिग्री पर ये स्ट्रेसेस हमेशा डेवलप होते हैं। कहने का मतलब जिस प्लेन पर ये स्ट्रेसेस लगते हैं वो हमेशा उस प्लेन से 90 डिग्री पर होता है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल स्ट्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है। सो यहां पर 90 डिग्री आ गया तो नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलेंगे। अगर इसके पैरेलल होगा जिसको 0 डिग्री बनाएगा उसको हम लोग शियर स्ट्रेसेस बोलेंगे, उसकी हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस।
क्या बोलते हैं इसको? बाई एक्सियल स्ट्रेस, क्योंकि दो एक्सिस है, एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, और दोनों एक्सिस पर ही लोडिंग लग रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, बाई एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, यहां पर केवल आपका डायरेक्ट स्ट्रेस है, यानी जिसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा। और फर्दर अगर हम लोग देखें कि इसके केसेस में जो ये स्ट्रेस आपका लग रहा था, ये स्ट्रेस लग रहा था, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनी एक्सियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनी एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनी एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, और यूनी एक्सियल के केस में ये कौन सा स्ट्रेस है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। यूनी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये बात हो रही है टेंशन की, इसलिए यूनी एक्सियल। और यूनी मतलब सिंगल, एक ही एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही अपन का लोड लग रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? यूनी एक्सियल। अभी नेक्स्ट केस में हमने देखा था दोनों एक्सिस लग रहा था, इसलिए हमने उसको क्या बोला? बाई एक्सियल लोडिंग। ठीक है, बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, सो फर्दर अब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस यानी डायरेक्ट स्ट्रेस खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। मान लीजिए कि यहां पर ये कोई आपका बीम लग रहा है, ये कोई आपका बीम है। ठीक है, और यहां पर ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ठीक है, और यहां पर अपन ने लोडिंग लगा दिया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से अपन ने लोडिंग लगा दी। तो ये क्या करेगा? इस प्लेन में ऐसा डिफॉर्म करेगा कि कुछ ये डिफॉर्मेशन ऐसा होगा, और हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये हमारा ऐसा डिफॉर्म करेगा और ये हमारा क्या करेगा? ऐसा डिफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, या बेंडिंग डिफ्लेक्टेड शेप ड्यू टू दिस लोडिंग। जब ये ऊपर की तरफ लोड लगाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये टॉप पोर्शन जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बॉटम पोर्शन एक्सपैंड करेगा। कैसे? देखते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग इसकी ओरिजिनल लेंथ एल माने बीम की, ठीक है, तो अब लोड लगाने के बाद यानी ये फाइनल डिफ्लेक्टेड लेंथ है। ठीक है, तो यानी ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ हो गया आपका जो इस पेन से बना रहे हैं, ये एल प्लस डेल्टा एल हो गया। ठीक है, और ये टॉप वाला लेंथ जो है ये आपका क्या हो गया दोस्त? अब कम हो गया। इसका मतलब ओरिजिनल से अब क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एल माइनस डेल्टा एल। ठीक, क्या लिखा हमने? एल माइनस डेल्टा एल। तो हम लोग बात करें कि यहां पर देखो, एक कोई रेफरेंस एक्सिस ले लो, यहां पर आपका माइनस डेल्टा एल आ रहा, नीचे आपका प्लस डेल्टा एल आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऊपर डेटा नेगेटिव है, नीचे डेटा पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेन आएगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेन आएगा जहां पर ये डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी? ना तो पॉजिटिव होगी ना तो ये नेगेटिव होगी। होगी क्या? इक्वल टू जीरो। तो करेस्पॉन्डिंग इस प्लेन को हम लोग इस प्लेन पर देखें तो हमारा डेल्टा एल क्या है? इस प्लेन पर डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। तो करेस्पॉन्डिंग इस प्लेन को हम लोग न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब लोड लगाने के पहले जैसा ये प्लेन था, लोड लगाने के बाद मतलब सेम कंडीशन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कोई भी चेंजिंग करो बट कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? कैसा केस बोलते हैं? न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। करेस्पॉन्डिंग इसकी एक एक्सिस होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस। NA मतलब न्यूट्रल एक्सिस। सो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर हम लोग ने सीखा कि ये न्यूट्रल एक्सिस, अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर अगर आप जाइएगा तो इस जोन में आप देखिएगा कि लेंथ आपका क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये L माइनस डेल्टा एल। तो अभी अपन ने बोला था ऐसा रीजन या ऐसा मेंबर जिसमें फोर्स की वजह से, लोड की वजह से आपकी बॉडी की डायमेंशन क्या कर जाए? डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे? कंप्रेशन। तो यहां के ऊपर का जोन कैसा हो जाएगा? कंप्रेशन। ठीक है, और इसके नीचे का अगर जोन देखोगे जिसमें डेल्टा एल पॉजिटिव है, क्या डेल्टा एल पॉजिटिव है, अगर ये डेल्टा एल पॉजिटिव है तो अपन ने बोला था ऐसा मेंबर जिसमें आप लोड लगाओ बॉडी के में क्या हो जाए? एक्सटेंशन हो जाए, यानी खिंचाव हो जाए, एक्सपैंड कर जाए, लेंथ उसकी बढ़ जाए।
जैसे ही अपन ने बोला था कि लेंथ अगर बढ़ेगी तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा फोर्सेस होगा, टेंसाइल फोर्सेस, और टेंसाइल फोर्सेस एक्सटर्नल फिनोमिना हो गया, तो डिफॉर्मेशन आपका एक्सपेंशन होगा, उसको उसको रेजिस्ट करने के लिए सेम नेचर में आपका स्ट्रेसेस भी डेवलप होगा, जिसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहां पर हम लोग जोन की बात कर रहे हैं, तो जिस जोन में आपका टेंशन डेवलप होगा उस आपको जोन को अपन बोलेंगे टेंशन जोन। क्या बोलेंगे? टेंशन जोन। ठीक है, ऊपर क्या हो गया? कंप्रेशन जोन, नीचे क्या हो गया आपका? टेंशन जोन। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, अपन को पता है ये सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, तो यहां पर आपका m मोमेंट होता है, I इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं MOI। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो यहां पर हम लोग बात करें कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी बेंड करेगी उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेंगे। सो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग देखें, यहां क्रॉस सेक्शन में बना दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बी है और आपका ये डी है, और अगर इस एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा है यानी एक्स एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यू डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या है? स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका अबाउट द सीजी है, अबाउट द सीजी है। ठीक है, यानी इसकी सीजी आपका यहां कहीं लाई करेगी जहां पर दोनों एक्सिस कोइंसाइड करेंगे, तो ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट है। अगर हम लोग फर्दर बात करें आई वाई वाई, यानी इसको हम लोग वाई वाई एक्सिस माने, तो यहां पर हो जाएगा आपका d मल्टीप्लाई बाई बी क्यू डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, चलो, सो करेस्पॉन्डिंग यहां पर हम लोग एक चीज और सीखेंगे। ठीक है, इफ आई एक्सिस इज ग्रेटर देन आई वाई वाई आ रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस को हम लोग बोलेंगे क्या? माइनर एक्सिस। तो यहां पर ध्यान रखना माइनर एक्सिस। तो यहां पर भी प्लेन ऑफ स्ट्रेसेस आएंगे जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यहां पर एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा और एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, एक मेजर प्रिंसिपल प्लेन आएगा, एक माइनर प्रिंसिपल प्लेन आएगा। कैसे क्या डेटा आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर। ठीक है, चलो, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई को अगर हम लोग लेके चलें तो सिग्मा इज इक्वल टू m बाई आई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वाई। वाई की जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल एक्सिस से अपर और बॉटम फाइबर के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहां पर हम लोग बात करें तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई का डेफिनेशन, वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर फाइबर ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर फाइबर्स। ठीक है, आउटर फाइबर्स मतलब टॉप पर भी जा सकते हो और बॉटम पर भी जा सकते हो। जैसे अगर हम लोग यहां पर कंसीडर करें कि ये हमारा बीम हो गया, ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि ये हमारा विड्थ है और ये हमारा क्या है? ये आपका डेप्थ हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। तो y अगर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ चलेंगे तो लिखेंगे y टॉप, ठीक है, अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे y क्या? बॉटम। अभी हमने देखा कि अगर आपका y इज इक्वल टू 0 तो इस सिग्मा को हम लोग सिग्मा बी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग की, तो सिग्मा बी क्या होगा? 0। अगर y मैक्स होगा, y इज इक्वल टू मैक्स होगा, तो सिग्मा बी आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब वो भले
अगर ऊपर जाएं तो हमें पता है ये कौन सा जोन है, ये कौन सा जोन है, ये आपका कंप्रेशन जोन है। कौन सा जोन है? COMPRESSION, ठीक है। तो कंप्रेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कंप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेशन जोन हो गया और ये हमारा क्या है? आपका टेंशन जोन, क्योंकि अभी हमने क्या किया था? सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर किया था। अपन को पता है कि अगर हमारी ये एक्सिस अगर हमारी जीरो होगी, ठीक है, अगर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस पर बात करेंगे तो यहां पर आपकी बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, उसी जिस रेट से y बढ़ेगा उसी रेट से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो देखो यहां पर, तो अगर इस सिग्मा बी और इस y में अगर हम लोग समझें तो दोनों में लीनियरिटी का रिलेशन है, लीनियर प्रोपोर्शनली है। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि जब जैसे जैसे आपकी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी? सेम रेट से आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहां पर आपका सिग्मा सी है तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा सी मैक्स, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है? y टॉप पर क्या है? ये मैक्स है। y आपका टॉप पर क्या है? ये मैक्स है। अगर हम लोग फर्दर बात करें यहां पर तो सिग्मा टी, क्योंकि ये टेंसाइल है बॉटम में, तो T स्टैंड फॉर टेंसाइल, तो सिग्मा टी आपका क्या है? मैक्स है, ठीक है। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? y मैक्स, सॉरी y बॉटम मैक्स। कहां पर? y बॉटम मैक्स। बॉटम पर क्या है? ये मैक्सिमम डेटा है, टॉप पर क्या है? मैक्सिमम है। तो सिग्मा सी मैक्स और सिग्मा टी मैक्स। तो सिग्मा सी मैक्स कहने का मतलब दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक, कहां पर? आउटर फाइबर ऑफ द टेंशन जोन, ठीक है। सिग्मा टी मतलब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, कहां पर? आउटर फाइबर ऑफ द टेंशन जोन। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट हमने लिखा था शियर स्ट्रेस। हमने क्या लिखा था? शियर स्ट्रेस। तो इस शियर स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई टू डायमेंशनल बॉडी है। टू डायमेंशनल बॉडी कहने का मतलब कि ये एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस लिया और यहां पर हमने क्या लिया? वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये प्लेन आपका कौन सा है? एक्स प्लेन है और ऊपर प्लेन को हम लोग बोलते हैं वाई प्लेन। तो हम लोग बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेस के बारे में। ऊपर वाला प्लेन क्या है? एक्स प्लेन। ये वाला लेफ्ट साइड प्लेन क्या है आपका? राइट साइड प्लेन एक्स प्लेन। ऊपर वाला वाई प्लेन। ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ये करस्पॉन्डिंग वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। इतना तो अपन को क्लियर है। अगर अपन को इतना क्लियर है दोस्तों, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे इस प्लेन के नॉर्मल हमारा एक पॉसिबल था, एक मैं यहां पर बना दे रहा हूं। इस प्लेन के एक नॉर्मल पॉसिबल था, मतलब 90 डिग्री, और ये करस्पॉन्डिंग ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ स्ट्रेस पे। तो हमने एक बोला था कि ये तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि 90 डिग्री है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो होगी जो इसकी 0 डिग्री बनाए। तो 0 डिग्री वो बनाएगा जो इसके क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन में खींच दे रहा हूं, तो हो सकता है ये आपका डायरेक्शन आपका ऐसा भी हो जाए, यानी अपवर्ड के डायरेक्शन में, हो सकता है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसको अपवर्ड की तरफ डाल मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा प्लेन है? ये एक्स प्लेन है। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे टाउ एक्स वाई। क्या बोलेंगे? टाउ एक्स वाई, ठीक है। यानी एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन। अगर हम लोग इस प्लेन के पैरेलल अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग प्लेन के पैरेलल देखें, ठीक है, तो यहां पर आपका लग जाएगा ये आपका टाउ। देखो वाई प्लेन डायरेक्शन कौन सा? एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इसको टाउ एक्स वाई। तो जैसे आपने यहां पर अपवर्ड बनाया है, यहां पर क्या कर दिए? बॉटम बना दीजिए। ये आपका कौन सा है? एक्स प्लेन है। कौन सी डायरेक्शन? डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलर वे में हम लोग यहां पर बनाएंगे, ये कौन सा प्लेन? ये बॉटम वाला कौन सा प्लेन है? जैसे अपवर्ड पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड वाई नेगेटिव, तो वाई प्लेन डायरेक्शन कौन सा है? ये एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया? शियर स्ट्रेस का। ये कौन सा केस हो गया दोस्त? शियर स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो अपन का केस आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्योर शियर स्ट्रेस केस। प्योर शियर स्ट्रेस केस की मतलब यहां पर आपका प्योर शियर स्ट्रेस केस है,
यहां पर और कोई स्ट्रेसेस नहीं आएगा, केवल शियर स्ट्रेसेस आएगा। तो शियर स्ट्रेसेस को हम लोग ऐसा बोलेंगे, दोज स्ट्रेसेस व्हिच इज एक्टिंग एट द अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो जो प्लेन के पैरेलल स्ट्रेसेस लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेसेस बोलेंगे। ठीक है, तो अलोंग द प्लेन मतलब पैरेलल द प्लेन, यानी जिस प्लेन के साथ ये 0 डिग्री आपका बनाएगा, ठीक है, जिस स्ट्रेस के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस। तो देखो दूसरी बात, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, क्या यहां पर दोनों प्लेन और डायरेक्शन सेम है? क्या यहां पर प्लेन और डायरेक्शन सेम है? नहीं है। यहां पर हम लोग बात करेंगे एक्स प्लेन है तो डायरेक्शन कौन सा, वाई डायरेक्शन है, यानी दोनों अलग अलग। तो ऐसे स्ट्रेसेस जो एक का प्लेन हो दूसरे का डायरेक्शन हो, ठीक है, ऐसे स्ट्रेसेस को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे शियर स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, अगर सेम प्लेन सेम डायरेक्शन तो नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस, एक प्लेन दूसरे का डायरेक्शन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेसेस। तो ये आपका हो गया प्योर शियर स्ट्रेस केस। क्या हो गया, प्योर शियर स्ट्रेस केस। क्लियर है। अब हम लोग टॉर्सन केस देखते हैं, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो यहां पर हम लोग देखेंगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो जब आपने टॉर्सन पढ़ा होगा, ठीक है, जब हम लोग टॉर्सन पढ़ते हैं तो वहां पर डिफरेंट एजम्पशन भी मानना पड़ता है। ठीक है, कि जो अपन के लिए टॉर्सन के लिए हम लोग हमेशा सॉफ्ट लेते हैं, और सॉफ्ट हमेशा सर्कुलर सॉफ्ट होता है। ठीक है, और सर्कुलर सॉफ्ट की वजह से हम लोग जानते हैं, और सर्कुलर सॉफ्ट इसलिए लेते हैं कि ताकि आपके आउटर सरफेस पे, यानी सॉफ्ट के आउटर सरफेस पे केवल शियर स्ट्रेसेस आएगा। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। तो यहां पर अपन का एक सॉफ्ट बना दे रहे हैं, ये अपन का बन गया एक सॉफ्ट। ठीक है, यानी सर्कुलर यानी सिलेंड्रिकल बॉडी। अपन ने यहां पर एक एंड पर फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पर अपन ने क्या लगा दिया, टॉर्सन लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर ए एंड है तो ये आपका एंड क्या होगा, बी होगा। अगर ए एंड है ये और बी एंड है ये, ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि ए एंड आपका फिक्स है तो ये टॉर्सन को क्या करेगा, रोकेगा। टॉर्सन को क्या करेगा, रोकेगा। अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये इस वाले डायरेक्शन में, मतलब ये आपका इनर को आउटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, आउटर को इनर में करेगा, यानी ये टॉर्सन हो गया। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सेक्शन पे जाइएगा, चाहे आप इस सेक्शन पे, चाहे इस सेक्शन पे, चाहे इस सेक्शन पे, तो हमेशा टॉर्सन क्या होगा, एक यूनिफॉर्म बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टीएमडी, टॉर्सनल मोमेंट डायग्राम या ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, और हर जगह पर आपकी ये वैल्यू क्या रहेगी, टी रहेगा। क्या रहेगा, टी रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे टीएमडी। टीएमडी मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। जैसे हम लोग एसएफडी बीएमडी बोलते हैं वैसे टीएमडी बोलते हैं। ठीक है, सो वैरा अगर हम लोग बात करें कि यहां पर ये क्रॉस सेक्शन अपन का, तो क्रॉस सेक्शन अपन का कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, तो ये तो अपन को पता हो गया कि एक सॉफ्ट है और ये अपन का क्रॉस सेक्शन है, ये ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम है, ये टॉर्सन हमने लगाया और ये हमारा टॉर्सन डेवलप हुआ, यानी रिएक्शन डेवलप हुआ। तो यहां पर हम लोग को एक इक्वेशन पता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टॉर्सन इक्वेशन। क्या हम लोग बोलते हैं, सिंपल टॉर्सन इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल टॉर्सन इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें दोस्त, ठीक है, तो यहां पर आपका आता है टॉर्क अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, यहां पर हम लोग यहां पर स्मॉल आर लेके चलेंगे, यहां पर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू ट्विस्टिंग मोमेंट, आईपी इज इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये आपका आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आईपी। आईपी इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, जैसे अगर हम लोग सर्कुलर मान के चले तो ये आपका वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सो एक्स डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई एक्स एक्स। ठीक है, और वाई एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, आई वाई वाई। ठीक है, ये सर्कल है, एक बार डेटा याद दिला देते हैं। ये सॉलिड सर्कुलर सॉफ्ट है जिसकी डायमीटर आपकी कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो आई एक्स एक्स के अबाउट होता है पाई बाई 64
multiply by d to the power 4 और this value is also pi by 64 multiply by d to the power 4। तो अगर हमें IP निकालना है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग लिखेंगे Ix प्लस Iyy, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4 प्लस पाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई डी टू दी पावर 4, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा आईपी, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा और 2 टाइम्स कैंसल आउट करोगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32, कितना हो जाएगा पाई d to the power 4 divided by 32। This is the polar moment of inertia। What is this? This is known as the polar moment of inertia, ठीक है। तो ये क्या हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो जब भी आपका ट्विस्टिंग का टॉर्सन का केस आएगा तो हम लोग मानेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो दोस्त, अगर ये इसकी डायमीटर d है तो हम लोग चाहे x एक्सिस के अबाउट चलें चाहे y एक्सिस के अबाउट चलें, ये y, ठीक है। और इसके करेस्पॉन्डिंग जो एक्सिस हो जाएगी ये आपकी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, z। और इसकी लेंथ अगर हम लोग माने तो ये सिलेंडर की यानी सॉफ्ट की लेंथ कितनी है, l, ठीक है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त तो हम लोग सिंपल टॉर्सन इक्वेशन से देखें तो ये g को बोलते हैं शियर रिजिडिटी कोएफिशिएंट या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा को हम लोग बोलते हैं जब हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे बॉडी को, टॉर्सन करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग आपका कुछ रोटेशन आएगा, उसी को हम लोग ट्विस्टिंग एंगल बोल रहे हैं। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सॉफ्ट है, ठीक है। R इज इक्वल टू रेडियस है। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो अभी हमने टॉर्सन का डायग्राम कैसा बनाया, टॉर्सन का डायग्राम कैसा आया, रेक्टेंगुलर, जिसको हमने बोला TMD। तो इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर आपका क्या आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट। और हर सेक्शन पर आपका ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी दोस्त, सेम रहेगी। अगर हर सेक्शन पर ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू सेम है, ठीक है, और ये आईपी जो हमने निकाला यानी दिस आईपी आपका हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो टॉर्क अपॉन आईपी ये भी आपका कांस्टेंट एक सेक्शन पर, ये भी कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर अपन को पता है टॉर्क अपॉन आईपी इज इक्वल टू दिस टाउ डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं टॉर्क अपॉन आईपी मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ये समथिंग अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, ये पैरामीटर ये हमारा है कांस्टेंट, क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। अगर दोस्त ये पैरामीटर हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस, ठीक है। अगर हमारा आर इज इक्वल टू 0 तो टाउ इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मतलब मैक्सिमम रेडियस, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे दोस्त कि जो आपका ट्विस्टिंग टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम कहां पर होगा, आउटर सरफेस पर, किसके, सॉफ्ट के, ठीक है। तो हम लोग फर्दर अगर एक सर्कल बनाए लाइक दिस, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अपन का एक्सिस है मींस कि ये एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। इसके लॉन्ग में कोई भी एक लाइन बनाओ जो इस ओरिजिन से पास करे, ठीक है। तो इस पर जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, देखो ये आपका टाउ, ठीक है, आपका टाउ बढ़ता जाएगा किसके अलोंग, ठीक है, जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा, ये हमारा टाउ मैक्स, ठीक है। यहां पर फर्दर, यहां पर फर्दर, यहां पर फर्दर ये मैक्सिमम, ये डेटा आपका क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग फर्दर यहां पर देखें तो ये हमारा टाउ क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पर फर्दर, यहां पर फर्दर, यहां पर फर्दर, यहां पर फर्दर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा। तो कहां पर आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है, आपका आउटर सरफेस पर, ठीक है। तो यहां पर टाउ मैक्स इज इक्वल टू है मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये कहां पर मैक्सिमम होगा,
आउटर फाइबर ऑफ द दिस सॉफ्ट। ठीक है, टॉर्सन के आउटर ये सॉफ्ट के आउटर सरफेस पर हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इस शियर स्ट्रेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक हमने सीखा कि आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा और हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में कैसा वेरिएशन है, बेंडिंग स्ट्रेस में कैसा वेरिएशन है, शियर स्ट्रेस कैसा है, प्योर शियर स्ट्रेस क्या है, आपका बाई एक्सियल आपका डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है, यूनी एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव होगा, सारा नेचर अपन ने सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो अपन का टॉपिक है वो सीखते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा बेसिक था। ठीक है, एक बेसिक और है कि जैसे उसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा अभी, ठीक है, प्योर शियर स्ट्रेस का केस, यहां पर जो हमने लिखा प्योर शियर स्ट्रेस का केस, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन। कौन सा प्लेन है ये है आपका वाई प्लेन। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग एक्सिस बनाएं तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। ठीक है, इतना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा टाउ कौन सा प्लेन, एक्स प्लेन। ये कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, वाई डायरेक्शन। ये कौन सा प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन। कौन सा डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये कौन सा प्लेन, एक्स प्लेन। कौन सा डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ये कौन सा प्लेन, वाई प्लेन। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। क्या हो गया, ये शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, अगर ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसका प्रूफ नहीं देखते हम। ठीक है, बस आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर प्रूफ देखना होगा तो आप आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि ये लिखना है, इफ एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन, एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन आर नॉर्मल टू ईच अदर, और नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, नॉर्मल टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के, एक्स प्लेन और वाई प्लेन एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। देन टाउ एक्स वाई, मतलब एक्स प्लेन पर और वाई डायरेक्शन में जो आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज इक्वल टू टाउ वाई, वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, तो ये अपन इसका प्रूफ होता है। ठीक है, अपन प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अच्छा 2 मिनट लगेगा, देख भी लेते हैं इसको, देख लेते हैं इसको, प्रूफ को इसके। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर ये प्रूफ कर रहे हैं कि अगर हमारे एक्स प्लेन और वाई प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स होगा, यस और नो। ठीक है,